ओवैसी जी, चलते हैं कश्मीर की जो संस्कृति का प्रतीक है शिकारा पर। यहाँ पर डल झील एकदम शांत है और कश्मीर एकदम शांत है। अभी कश्मीर को टूरिस्ट का इंतज़ार है, डल झील को लोगों का इंतज़ार है कि कब वो शिकारे पे आएंगे और यहाँ पर फिर से डल झील एकदम खुशहाल, एकदम रोशन हो जाएगी। लेकिन आइए चलते हैं। ओवैसी जी, आप पहले भी कश्मीर आए हैं, इस बार ये कश्मीर कितना अलग दिख रहा है आपको? कश्मीर तो हमेशा से हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है और रहेगा, मगर जो पहलगाम पर जो वाक़या हुआ वो हम तमाम को झंझोड़ के रख दिया है। और अफसोस की बात यह है, तकलीफ़ दह बात है कि जो लोग सैर व तफरी करने के लिए आए थे, जो लोग अपनी शादी के 6 दिन बाद आए या किसी कोई 2 महीने के बाद आए, ऐसे लोगों को इस दर्दनाक नज़ारों को देखना पड़ा। और फिर मैं समझता हूँ कि जो लोग बच गए, जिनको गोली नहीं मारी गई, वो तो ज़िंदगी भर उस गम को लेकर जिएंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे ही एक दिन पहले उस हमले के शिकारे में बैठे थे, इसी डल झील से गए थे वहाँ पर पहलगाम। हमने पहले भी कई हमले देखे हैं, पहले भी कई आपदाएं देखी हैं, देश ने पहले भी कई दर्द देखे हैं, लेकिन हमने ओवैसी साहब को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा इस बार जितना देख रहे हैं हम। नहीं, देखिए गुस्सा नहीं है। अगर आपके दिल में अल्लाह ने एक धड़कता हुआ दिल दिया है, हम तमाम का ऊपर वाले ने इंसान बनाया है। आप एक मशहूर टीवी एंकर है, हम एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मगर सब चीज़ों के बाद हम इंसान हैं। तो आप तो इन चीज़ों को देखकर आपको तकलीफ़ होती है। और आप पूछ रहे हैं समुदाय, रिलीजन पूछ रहे हैं, कलमा नहीं पूछ रहे हैं, गोली मार रहे हैं। ये तो इन लोगों को इंसान बोलना तो दूर की बात, इनको क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हरकत की गई है तो ये तकलीफ़ दह बात है। और मैं तो जब सोचता हूँ कि उन परिवार पे क्या गुजर रही होगी, इतने दिन हो गए, मगर अब ये गम ऐसा है कि ज़िंदगी भर उनको झेलना है। और वो जो 2 बेटियां हमारी विवाह हो चुकी हैं, वो लेफ्टिनेंट नेवी के ऑफिसर की वाइफ, ये तो बहुत ही तकलीफ दह बात है। ओवैसी जी, हर कोई ये समझना चाहता है, जानना चाहता है कि इस हमले का रिमोट कंट्रोल जिसके पास है, यानी कि पाकिस्तान, उसका हश्र क्या होना चाहिए, क्या सलूक किया जाए? नहीं, हम ऑल पार्टी मीटिंग जो सरकार ने बुलाई थी, उसमें हम तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने एक ही आवाज़ में हुकूमत से कहा कि आप इन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ और इन आतंकवादियों को जो मुल्क पाकिस्तान पनाह देकर रखा है, उनके ख़िलाफ़ आप सख्त कार्रवाई करिए। और मेरा मानना ये है, मेरा डिमांड भी ये है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर दोबारा हमारे वतन अज़ीज़ में इस तरह की दहशत गर्दाना या आतंकवादी आकर मनमानी कर कर किसी की जान ना ले। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। और FATF में तो ग्रे लिस्ट में डालना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 26/11 का वाक़या हुआ, जब FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया, तभी जाकर वो जो थोड़ी कार्रवाई तेज़ हुई। 26/11 के जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, ज़कीउर रहमान लखवी, 5 साल ग्रे लिस्ट में था। हाँ, तो जब उनको कुछ करना पड़ा। और उसके बाद ये देखिए, ये जो माफ़ करना, आपकी जो बिरादरी है जो बोल रही है कि बदला नहीं है, ये हमारे को हमारे डिफेंस में एक्ट करना है। और चाहे वो स्टेट हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो। और आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस का हमको इजाज़त देता है। 9/11 के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जिसमें सब मेंबर स्टेट से कहा गया कि कोई मेंबर स्टेट अपने मुल्क में टेररिज्म को, आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा, ट्रेनिंग नहीं देगा, फाइनेंस नहीं करेगा। पाकिस्तान मुसलसल उसकी वायलेट कर रहा है। तो जितने भी स्टेप्स उठाने हैं उठाना चाहिए और एक ठोस कार्रवाई करना चाहिए। और ये तो प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का है, मगर इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। और हमारी जो देश की डिटरेंस पॉलिसी है, उस पर असरनो हमको जायज़ा लेना पड़ेगा। डिटरेंस पॉलिसी यानी ऐसी चीज़ें आगे ना हो, वहाँ पे कुछ गलती है? देखिए, आपने शुरुआत में कहा था कि ये बड़ी
दुखद बात है। मगर मैं आपको याद दे रहा हूँ, एक अल फुरकान एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी 95 में, उसी मेडोज में उन्होंने 6 वेस्टर्न टूरिस्ट को पकड़ लिया था। एक की कटा हुआ सर मिला, बाकी 5 लोग नहीं मिले। और एड्रियन लेवी एक मशहूर राइटर ने किताब भी लिखी थी मेडोज के नाम से। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको तो अब जड़ पेड़ से इसको निकालना चाहिए।